हेलो एवरीवन। वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 2 मार्च 2021 के द इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल पेज को हम डिस्कस करेंगे। इसमें आर्टिकल है यानी एडिटोरियल पेज है, उसके बाद आइडिया पेज है। 2 पेज होते हैं इंपॉर्टेंट। तो इसमें देखेंगे हम कौन से ऐसे आर्टिकल हैं जो हमारे लिए डिस्कस करने योग्य हैं। तो सबसे पहला जो आर्टिकल हम ले रहे हैं वो एडिटोरियल पेज से ले रहे हैं और आर्टिकल है पेलर ग्रीन। ये एक आर्टिकल है एनजीटी जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उससे रिलेटेड न्यू आर्टिकल है। ये इसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से जो पर्यावरण के लिए ये जो तंत्र बनाया गया था उसका उपयोग और सदुपयोग और दुरुपयोग किस तरीके से हो रहा है उस पर है लिखा गया ये आर्टिकल। और इसमें ये बताया गया है कि जो 30 इसमें अभी इनकी 11 पिटिशंस को खारिज किया गया है। उसका कारण ये था कि 30 दिन का समय दिया जाता है आपको रिपिटिशन करने का, वो इन्होंने किया नहीं। और उसके बाद 60 दिन का समय जो एनजीटी देता है उस पर भी इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद ही ये 11 पिटिशंस कैंसिल की गई हैं। और ये इसमें और क्या है आगे हम डिस्कस करेंगे। दूसरा आर्टिकल है हमारा ट्राइलेटरल ह्यूमिलिटी। इसमें जो अभी समझौते हुए हैं, जैसे कि अभी चीन के साथ समझौता हुआ है भारत का, जिसमें सेनाएं इनकी गलवान घाटी से और पेंगोंग झील से वापस हो रही हैं चीन की। इंडिया ने भी अपनी आर्मी को पीछे किया है उस पॉइंट से जहां पर पिछले साल तकरार हुई थी, जिसमें कि इंडिया के 20 सैनिक और चाइना के भी सैनिक मारे गए थे। उसके बाद अभी जो हाल ही में पाकिस्तान के साथ इन्होंने शांति समझौता किया है, युद्ध विराम तो काफ़ी दिनों से चल रहा है और शांति समझौता यानी कि जो अभी छिटपुट घटनाएं हो रही थी उस पर विराम लगेगा। दोनों देश आपसी सहयोग के लिए आगे आएंगे। ये सभी न्यूज़ जो पॉइंट हैं इस पर इस आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद तीसरा आर्टिकल है हमारा 5 एरिनास। इसमें जो न्यूज़ है ये अभी हाल ही में जो इलेक्शन कमीशन की डेट आई है इलेक्शन की 5 राज्यों में, उससे है। ये पॉलिटिकल आर्टिकल है, ये हमारे लिए डिस्कस करने योग्य नहीं है। उसके बाद है कॉलिंग ऑफ प्ले। ये जो आर्टिकल है वो प्ले ग्राउंड यानी कि जो राइट ऑफ चिल्ड्रन का आप कह सकते हैं कि जो एनईटी जो है उसमें कौन कौन से ऐसे ग्राउंड मतलब स्कूल्स में ग्राउंड होने चाहिए ताकि बच्चे उसमें थोड़ा सा अपना समय बिता सकें। और इसमें किस तरीके से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इस पॉइंट को लेकर रखा गया है वो भी है इस आर्टिकल में, लेकिन इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। दूसरा अब आ जाते हैं हम आइडिया पेज पे। आइडिया पेज पे है रीडिंग जनरल बाजवा। बाजवा यानी कि ये भी किस तरीके से जो शांति समझौता हो रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच उसमें इनका क्या रोल रहेगा आगे आने वाले समय में, ये इसको किस तरीके से देखते हैं। हालांकि इस आर्टिकल को हम डिस्कस इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इसके कुछ पॉइंट्स हमारे एडिटोरियल पेज का जो आर्टिकल है मेन आर्टिकल उसमें दिया गया है। हम इसके कुछ पॉइंट्स हैं मैं आपको उसी आर्टिकल में बता दूंगा। उसके बाद आइडिया पेज पर है कि पब्लिक हेल्थ नॉट प्राइवेट प्रॉफिट। अभी जैसा कि 1 मार्च से अब जो दूसरे फेज़ का वैक्सीनेशन शुरू किया गया है कोविड से बीमारी को लेकर, तो उसमें जो प्रधानमंत्री सबसे शुरुआत प्रधानमंत्री से करी गई है। तो इसमें जो अब सभी लोगों के लिए इसको लगाया जाएगा। अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी लगाया जाएगा। इसकी कीमत 250 रुपये रखी गई है। 150 रुपये वैक्सीनेशन की और 100 रुपये टैक्स आप कह सकते हैं या सर्विस चार्ज कह सकते हैं रखा गया है। तो और इसमें ऐसी क्या न्यूज़ है आगे हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आइडिया पेज में ही सबसे नीचे है कि द स्टोरीज ऑफ वुमेन। ये प्रिया रमानी से रिलेटेड आर्टिकल है, तो ये इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब जो आर्टिकल हमें डिस्कस करने हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहले एनजीटी वाला आर्टिकल। इस आर्टिकल में जो बताया गया है कि भारत 2010 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद तीसरा देश बना जहां पर जिसने एनजीटी की स्थापना की। इसकी स्थापना पर्यावरण सुरक्षा के लिए की गई थी। पर्यावरण की देख रेख के लिए इसकी जिम्मेदारी तय की गई थी। अगर हम इसकी वेबसाइट पर जाते हैं तो हमें 90% केस ऐसे मिलते हैं जो अपने मैंडेट को फुलफिल करते हैं। लेकिन इसका जो महत्वपूर्ण काम है वो है राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट टू ए पार्ट ऑफ द राइट ऑफ लाइफ अंडर आर्टिकल 21। ये देखिए लिखा गया है अंडर आर्टिकल 21। तो अगर हम पिछले 3 सालों की बात करें तो ये अपने नाम को लेकर जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है। एक न्यूज़पेपर द्वारा जो एक इन्वेस्टिगेशन की गई थी उसमें पाया गया कि जो लास्ट ईयर इनकी 11 पिटिशंस थी उनको कैंसिल कर दिया गया था और वो भी
टाइम लिमिट को लेकर, जो इनका टाइम लिमिट मैंने आपको बताया था कि 30 दिन में आपको उसको फिर से अप्लाई करना होता है, ये इन्होंने नहीं किया था। उसके बाद 60 दिन का एनजीटी आपको और समय देती है कि आप उसको रीअप्लाई कर सकें, यानी कुल मिलाकर 90 दिन मिलते हैं, लेकिन 90 दिन में भी इनको वापस रिपिटिशन नहीं की गई थी, इसलिए ये कैंसिल कर दिए गए थे। देखिए एनजीटी जो है वो एक नेशनल इन्वायरमेंटल अथॉरिटी है, जो दिल्ली हाई कोर्ट 2009 में जजमेंट दिया था, उसके बाद से इसकी स्थापना की गई थी। अब इसमें जो एक ये स्वतंत्र संस्था है और पर्यावरण से रिलेटेड इसमें काम किया जाता है कि पर्यावरण को किस तरीके से सुरक्षित रखा जाए। अगर हम सुप्रीम कोर्ट ने एक 2019 में एक पिटिशन से रिलेटेड एक निर्णय दिया था, और ये निर्णय था कि सुबनसिरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो कि अरुणाचल प्रदेश में था, उसको चैलेंज किया गया था कि क्योंकि उनको एनजीटी ने अप्रूवल दे दिया था, लेकिन वो बहुत मायने में फुलफिल अपने क्राइटेरिया को नहीं कर रहे थे, तो उस पर भी एनजीटी को काफ़ी बातें सुननी पड़ी थी, आप कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी, कि आपने जो निर्णय दिया, उनको अनुमति दी, उससे लोगों पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, आगे उसका फ्यूचर क्या है, उसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे, इसका कोई भी एक्शन तैयार नहीं किया गया था, विज़न तैयार नहीं किया गया था एनजीटी के द्वारा। और उसके बाद इसके बाद जो 11 पिटिशन्स इनकी रिजेक्ट की गई हैं वो ट्रिब्यूनल द्वारा लास्ट ईयर, उनमें से कोई भी उन्होंने 60 दिन के भीतर लिमिट जो दी जाती है उसको भी इन्होंने क्रॉस कर दिया था। तो आप कह सकते हैं कि एक तरीके से पर्यावरण के खिलाफ जो ये खिलवाड़ हो रहा है उसमें एनजीटी अपनी भूमिका को पूरी तरीके से निर्वाहित नहीं कर रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल है ट्रिलैटरल ह्यूमिलिटी। देखिए, जिस तरीके से अनाउंसमेंट किया गया है इंडिया और पाकिस्तान के बीच की अब कोई भी ऐसी फायरिंग केसेस नहीं आएंगे, कोई भी ऐसा लाइन ऑफ कंट्रोल का कोई उल्लंघन नहीं किया जाएगा, एलएसी पर उल्लंघन नहीं किया जाएगा, जिससे कि दोनों देशों के बीच शांति खंडित हो, यानी कि दोनों देश फिर से लड़ाई के लिए आगे आए, ऐसा कोई भी निर्णय या फिर कोई भी उकसावे वाला कार्य नहीं किया जाएगा। इसमें अभी चाइना ने भी इंडिया के साथ जो 10 राउंड की बात हुई थी उसके बाद उन्होंने भी ये फैसला किया था। अब अगर हम इसमें इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण एग्रीमेंट हुआ है, आप कह सकते हैं, भारत और चाइना के बीच, क्योंकि अभी तक भारत अपनी बातों को रखता था लेकिन उसको वो सपोर्ट नहीं मिल पाता था वैश्विक मंच पर जिसकी भारत को ज़रूरत थी। अभी हाल ही के दिनों में जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी पॉलिटिकल इमेज को काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया है, अपनी पहुंच को उन्होंने बताने की कोशिश करी है कि इंडिया अब किसी भी मामले में और विकसित देशों से पीछे नहीं है। उसमें सबसे बड़ा निर्णय मतलब जो रोल इन्होंने दिखाया अपना वो बालाकोट में दिखाया, जो कि बालाकोट स्ट्राइक करके इन्होंने दिखाई थी। उसमें जो अपनी छवि को नरेंद्र मोदी ने और मजबूत किया, फॉरेन पॉलिसी को लेकर अपनी छवि को इन्होंने मजबूत किया है। जिस तरीके से गलवान घाटी में चाइना ने अतिक्रमण की कोशिश करी थी, उसके बाद हर क्षेत्र में उन्होंने चाइना को इसमें घेरा और झड़प भी हुई सैनिकों के बीच, हमारे सैनिक मारे गए, उनके सैनिक भी मारे गए, लेकिन उन्होंने इसका कभी खुलकर ऐलान नहीं किया। और उसके बाद जब इनको समझौते की बारी आई तब वो चीन पीछे हट रहा था, और उसके बाद जब वैश्विक तौर पर अमेरिका का साथ मिला भारत को, तब चाइना को अपने सैनिकों को पीछे करने के लिए विवश होना पड़ा। तो ये एक स्ट्रॉन्ग इमेज निकल कर आई भारत की कि वो अब एशिया में अपनी स्थिति को और मजबूत कर रहा है जापान, चीन आदि देशों के साथ। अगर चाइना की बात करें तो चाइना के रिलेशन इंडिया के साथ कभी भी पूरी तरीके से बेहतर नहीं माने जा सकते हैं। चाइना जैसे इंडिया के रिलेशन पाकिस्तान के साथ हमेशा ख़राब रहे हैं, भारत ने हमेशा पाकिस्तान की तरफ हाथ बढ़ाया है दोस्ती का। और जिस तरीके से 370 आर्टिकल हटाया गया था, उसमें क्या हुआ कि हमेशा उसको कश्मीर का मुद्दा यूएन में उठाता रहा है पाकिस्तान, और उसमें हमेशा चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया। वीटो पावर के साथ सुरक्षा परिषद में उनको भारत को चीन ने पहुंचने नहीं दिया। हर चीज़ में, चाहे वो औजारों की हथियारों की खरीदारी की बात हो, चाइना ने हमेशा पाकिस्तान का सपोर्ट किया। 370 के आर्टिकल को लेकर भी कई देशों ने विरोध किया भारत का,
उसमें चाइना भी था, लेकिन जिस तरीके से 370 हटाने के बाद रूस ने और फ्रांस ने भारत का साथ दिया, तो चीन को भी अपने जो वो वक्तव्य देता था भारत के खिलाफ 370 को लेकर कि कश्मीर पाकिस्तान का अंग है, वहाँ पर लोकतंत्र बहाल नहीं हो पाएगा, इन सब को लेकर चाइना को खुद पीछे हटना पड़ा। तो ये एक बड़ा स्टेप माना जा सकता है इंडिया का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फॉरेन पॉलिसी का, कि चाइना जैसे देश को भी सपोर्ट नहीं मिला, रूस, अमेरिका, फ्रांस इत्यादि देशों का। देखिए आगे आर्टिकल में बताया गया, जैसा कि आइडिया आइडिया पेज पे दिया गया है कि बाजवा का मेन रोल होता है। देखिए इमरान खान की जो सरकार है वो कठपुतली की सरकार है, जैसा बाजवा बोलते हैं वैसा इमरान सरकार करती है। अब अगर सीज फायर जो का उल्लंघन करने की बात आएगी, वो जाहिर सी बात है पाकिस्तान की तरफ से आएगी। अभी भले बाजवा के द्वारा इमरान को ये समझा दिया गया होगा कि आप भारत के साथ शांति समझौते पर बात कर सकते हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ा सकते हैं, जैसा कि अभी इमरान खान ने दोस्ती का हाथ फिर से बातचीत को लेकर बढ़ाया भी था। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, हमेशा उससे रिस्क रहता है कि वो सीज़ फायर का उल्लंघन करेगा ही करेगा। अब अगर पाकिस्तान में सबसे जो बड़ा खतरा होता है वो है तख्ता पलट का खतरा होता है। तो बाजवा भी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं पाकिस्तान के लिए, जो कभी भी तख्ता पलट कर सकते हैं। इमरान खान इसीलिए उनकी बात मानते हैं ताकि वो प्रधानमंत्री के पद पर बने रहें। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की जो स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी है, उसी के तहत पाकिस्तान कई मोर्चों पर शिकस्त खा चुका है। उस पर हमेशा ये खतरा रहता है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो ग्रे लिस्ट में है उससे वो ब्लैक लिस्ट में ना चला जाए। देखिए ग्रे लिस्ट का मतलब होता है कि आपको निगरानी सूची में रखा जाता है। निगरानी सूची का रखने मतलब आप आतंकवादियों की फंडिंग कर रहे हैं, आपने आतंकवाद को बढ़ावा दे रखा है, इसलिए अभी तक पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया है। अगर मई तक वो ग्रे लिस्ट में रहते हैं तो उसके बाद उन्हें ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। उससे क्या होगा कि उनकी जितनी भी आर्थिक मदद है IMF द्वारा या फिर वर्ल्ड बैंक द्वारा, इन सब पर रोक लगा दी जाएगी और कई आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए जाएंगे। तो इमरान खान इस चीज़ को भी लेकर डरे हुए हैं कि अगर वो ब्लैक लिस्ट में आ गए तो पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति और भी खराब हो जाएगी। इसलिए वो ये दिखावा कर रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान अब आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है, आतंकवाद को जड़ों से ख़त्म करने में भारत का, विश्व का सहयोग करना चाहता है। तो ये सब कुछ ऐसे बिंदु हैं जिस पर पाकिस्तान अपने आप का बचाव कर रहा है। अब नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है पब्लिक हेल्थ नॉट प्राइवेट प्रॉफिट। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि जिस तरीके से कल यानी 1 मार्च से आम लोगों के लिए भी वैक्सीनेशन स्टार्ट कर दिया गया है, जैसा कि ये फेज़ 2 है। फेज़ 1 में उन लोगों को वैक्सीन लगाया गया या टीकाकरण किया गया जो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे। अब ये फ्रंट लाइन वर्कर्स कौन है? फ्रंट लाइन वर्कर्स वो वर्कर्स हैं जो कोविड के समय पर सबसे ज़्यादा लड़ रहे थे कोविड के खिलाफ, जैसे हमारे डॉक्टर्स, स्वास्थ्यकर्मी, नर्स, वार्ड बॉय आप कह सकते हैं, पुलिसकर्मी, ये सब जो कोविड के खिलाफ लड़ रहे थे, सबसे पहले उनका टीकाकरण किया गया और उनको मुफ्त में वैक्सीनेशन किया गया था। अब जो फेज़ 2 चल रहा है उसमें 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोग, 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोग या फिर 45 से ज़्यादा उम्र के वे लोग जो गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, उनका टीकाकरण किया जा रहा है। तो ये एक आप कह सकते हैं कि अच्छा स्टेप है भारत सरकार का। और अभी जो प्राइवेट जो वैक्सीन का प्राइस रखा गया है वो 250 रुपये पर डोज रखा गया है और ये 1 मार्च से स्टार्ट भी हो गया है। कल प्रधानमंत्री मोदी ने इसका वैक्सीनेशन लगवाया था। अब अगर हम इस पॉजिटिव एफर्ट्स की बात करें तो ये काफ़ी अब जोर पकड़ रहा है। 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन किया जा चुका है और इसमें अब पॉजिटिव रिजल्ट भी आ रहे हैं लोगों के पास। लोग उत्साह के साथ इसका रजिस्ट्रेशन भी करवा रहे हैं, इसको लगवा भी रहे हैं। अब जैसा कि शुरुआत में क्या हुआ था कि इसकी 500 रुपये प्राइस रखने की बात करी गई थी प्राइवेट सेक्टर द्वारा, लेकिन गवर्नमेंट ने इसका जो 250 रुपये पर डोज डिसाइड किया है वो भी एक आप अच्छा कदम मान सकते हैं। शुरुआत में क्या हुआ था कि जैसे कि एग्जांपल इसमें दिया गया है दिल्ली का, कि दिल्ली में क्या हुआ था कि जो चार्ज लिया जाता था कोविड टेस्ट का वो 4500 रुपये लिया जाता था। 4500 रुपये लिया जाता था प्राइवेट अस्पतालों द्वारा। उसमें खूब धांधली की जा रही थी, उसमें कई रिपोर्ट फर्जी दी जा रही थी, लेकिन खूब बढ़ चढ़कर पैसा लिया जा रहा था। उसके बाद दिल्ली गवर्नमेंट और खुद केंद्र सरकार ने इसको अपने संज्ञान में लिया और इसका प्राइस
₹2500 किया गया, 2500 से 2000 रुपये किया गया। दिल्ली गवर्नमेंट ने तो इसे फ्री ही कर दिया कि आप हमारे स्वास्थ्य केंद्र पर आकर इसकी मुफ्त जांच करा सकते हैं। तो अब की पहले ही भारत सरकार ने इसकी तैयारी कर ली थी कि हम इसको आयुष्मान भारत यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और सीजीएचएस स्टेट लेवल के जितने इंश्योरेंस स्कीम है उन सब के तहत हम पहले से ही वैक्सीनेशन की ऐसी तैयारी करके रखेंगे जिसमें लोगों से ज़्यादा पैसे ना लिए जा सकें और उनको सही तरीके से सही रेट पर वैक्सीनेशन उनका किया जा सके। और ये स्टेप अभी तक सफल जा रहा है और इसमें लोगों का टीकाकरण भी किया जा रहा है, प्राइस भी ठीक रखा गया है। और भारत अगर दूसरे देशों को मुफ्त में वैक्सीन दे सकता है, जैसे बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, इन सभी देशों को भारत ने मुफ्त में वैक्सीन दी है, तो ये भी एक अच्छा स्टेप माना जा सकता है इंडिया का। हालांकि इसमें केसेस बढ़ रहे हैं अब इंडिया में, क्योंकि नया स्ट्रेन जो ब्रिटेन में पाया गया था वो अब इंडिया के केरल और गुजरात में वो पाया गया है। तो ये एक सेफ्टी पर्पज से देखा जाए तो अच्छी न्यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से सेकंड फेज़ की बात चल रही है आर्टिकल की वैक्सीनेशन की, वो काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। तो ये आज के आर्टिकल थे इम्पॉर्टेंट, और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और मैं कोशिश करूँगा कि आपको अब ये वीडियो रेगुलर मिले। होता क्या था कि कभी बोला जाता था, नहीं मिल पाता था आपको, मेरे पास समय नहीं होता था कि मैं इसको रिकॉर्ड कर सकूं आपके लिए। टाइम का वेरिएशन हो सकता है, जैसे आज अभी आपको ये मिल रहा है, हो सकता है इससे पहले भी दे दूं या फिर थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन आपको ये वीडियो अब रेगुलर मिलेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।